Welcome all of you. अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा सोलर सिस्टम का। पहले हम इस पिक्चर्स को समझेंगे और इस पिक्चर्स के थ्रू अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आपका मिनिमम एक आना ही आना है। और ये बहुत ही आसान इसे माना जाता है, लोग मानते हैं, क्योंकि वन लाइनर पढ़ करके आप समझ लेते हैं कि हमने पूरा सोलर सिस्टम का ज्ञान अर्जित कर लिया है। बट एक्चुअली सोलर सिस्टम एक फिजिक्स और ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में आपको जाना नहीं है, मैं पिक्चर के थ्रू मैं उसे आसान कर दूंगा और ध्यान से बस आपको सुनना है और समझना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम है उसमें उसके केंद्र में सूर्य है, यानी कि सन है, और उसके ऑर्बिट में चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट हैं जो कि उसका परिभ्रमण करते हैं। सन का परिभ्रमण ये प्लैनेट क्यों करते हैं? क्योंकि सन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इतना अधिक है कि वो इन्हें रोटेट कर देता है और एक ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है जिस ऑर्बिट में ये मूव करते रहते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सन एक स्टार है, यानी सन एक तारा है, जबकि अन्य जो प्लैनेट है वो ग्रह हैं, वो तारे नहीं हैं। तारा और ग्रह में ये अंतर है कि तारों का अपना प्रकाश होता है और प्लैनेट यानी ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारों का जो फॉर्मेशन होता है वो एक लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले उसमें बादल का फॉर्मेशन होता है, गैस होता है, और रोटेशन के वजह से जो गति उत्पन्न होती है उस गति से गुरुत्वाकर्षण बल उसमें कणों के टकराने से आपने पढ़ा होगा, उसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम में G इक्वल टू होता है F m1 इंटू m1 बाई, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बाई r स्क्वायर, ऐसे करके। तो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, वो फिजिक्स पे नहीं जाएंगे कि कैसे वो कण आपस में जुड़ते हैं और एक तारे का निर्माण होता है, और तारा का अलग अलग चरण होता है। पहले वो प्रोटोस्टार होता है, फिर उसका एज थोड़ा जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वह तारा आपका नोवा, सुपरनोवा और ब्लैक होल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल जो होता है वो तारे का लास्ट स्टेज होता है, जिसमें वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक हो जाता है वह लाइट तक को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरा वो डार्क हो जाता है, जिसे कृष्ण छिद्र हिंदी में बोलते हैं। तो आपसे जो प्रश्न आता है वो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं।
पूछे जाते हैं। मैंने देखा प्रश्न में कि कहीं कहीं जो प्रश्न है वो थोड़े ट्विस्ट कर दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो सीधे सीधे दिए गए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो अपना सन है यानी सूरज के स्ट्रक्चर से। तो सन का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो गैसों हाइड्रोजन और हीलियम के संयोजन से बना है। इसमें हमने आपको लिखा हुआ है, आप नीचे देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि सूर्य एक तारा है जिसके संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम का योगदान है, और यह पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम तारा है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें एवं प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है आवेशित कण है, आवेशित गैस जो होते हैं ना, उनको प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे हम बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन को प्रोमिनेंसेस कहा जाता है। जब यह उत्सर्जित पदार्थ वायुमंडल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तो इसे सोलर फ्लेयर्स यानी सौर आंधी कहा जाता है। और सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन यानी सोलर विंड कहा जाता है, जिसका निर्माण विद्युत आवेशित गैसों से होता है। सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं यानी फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा सूर्य है, और सूर्य के बाद जो दूसरा है वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि तारों की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सूर्य एक तारा है और यह किस अवस्था में है? मध्यम अवस्था में है। इसकी जो एज है, एज के हिसाब से ये मध्यम अवस्था में है, जिसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये जो डेटा है 8 मिनट 20 सेकेंड का, इसे आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। यह अपनी धुरी पर 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में एक बार परिभ्रमण करता है। ये जो 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट है, अभी तक किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है। मिनट में एक बार परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण का क्या मतलब है? जैसे आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू जो है अपने एक्सिस पे यानी अपनी धुरी पे जो घूमता है जिस तरह से, उस तरह से घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। तो परिभ्रमण आपने समझ लिया होगा। और सूर्य जो है, सूर्य का सबसे बड़ा रोल क्या है कि यह समस्त जीवधारियों के प्राथमिक भोजन के लिए होने वाली प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। आप बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस
सूरज की प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल की पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल जिसे हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, और जल, ये सब मिल करके मंड स्टार्च का निर्माण करते हैं, जिससे फल का निर्माण होता है और उसी फल से आगे की आहार श्रृंखला, फूड चेन जो है वो बढ़ती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो आगे का फूड चेन नहीं होगा, यानी सारी एनर्जी का जो स्रोत है वो हमारा सूर्य है। अब इसमें बहुत सारे टर्म आए होंगे, जैसे एक टर्म शब्द आया है आपका कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है भाई। इसमें आप देखिए, पहले एक नीचे का जो है लाइंस है वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर जब आपको पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने ये भी पढ़ा होगा, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपने। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस सतह का मतलब क्या? सूर्य का एक डिवीजन है, और उस डिवीजन जिस सतह की बात कर रहे हैं उसे हम एग्जैक्टली फोटोस्फीयर कहते हैं। उस फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अरोरा का मतलब होता है ध्रुवीय प्रकाश। इसे जो है उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। आपके माइंड में अगर वर्ल्ड का मैप आ रहा होगा तो उत्तरी ध्रुव में आपको दिखेगा आर्कटिक, और दक्षिणी ध्रुव में यानी नीचे दिखेगा आपको अंटार्कटिक, जहाँ पे पूरा आइस जोन है। तो जब ये आयनित यानी विद्युत आवेशित कण से जो आयन मंडल से भी वहाँ से भी आवेश उत्पन्न होते हैं, तरंगे टकरा करके वापस आती हैं, तो इसके वजह से जो रोशनी होती है, एक ग्रीनिश कलर की रोशनी उत्पन्न होती है, तो उसी रोशनी को उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अब इसको ऐसे ऑस्ट्रेलिया नीचे पड़ता है तो इसे दक्षिणी ध्रुव ऐसे जोड़ करके आप याद रख सकते हैं। अब इस पिक्चर को समझते हैं। सन के पिक्चर पे ध्यान दीजिए। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये सन जो दिख रहा है, इसका जो वाइट पॉइंट है जो बीच में सेंटर है, उसे कोर बोलते हैं। उस कोर से सटे हुए जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये है रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन क्यों बना? क्योंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है किसके बीच? हाइड्रोजन और हीलियम के बीच। जिसके वजह से हाइड्रोजन जो है वो धीरे धीरे हीलियम में परिणत होता है और विपुल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो नाभिकीय संलयन जो है, ये जो अभिक्रिया है, ये एक निरंतर अभिक्रिया है। जिस तरह से, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि परमाणु बम दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक नाभिकीय विखंडन के वजह से भी और एक नाभिकीय संलयन की वजह से। नाभिकीय विखंडन जो दोनों अभी वर्तमान में दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ये सन के कंडीशंस में क्या है कि ये बर्निंग कंडीशंस में जलते जा रहा है। जब तक इसका हाइड्रोजन समाप्त नहीं होता, सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक इसकी लाइफ है। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अनुमान लगाया हुआ है कि अभी ये मध्यम एज में है,
और इसका जो उम्र है अभी वो लगभग 5 अरब वर्ष है, यानी 5 अरब वर्ष तक और ये रहेगा। इसके बाद का जो जोन है वो रेड जैसा दिख रहा है, कनेक्टिव जोन। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोर पे ध्यान रखना है। बाहर वाले जोन में देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर। उसके बाद दिख रहा है आपको फोटोस्फियर। इसी फोटोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, फोटोस्फियर। जो कि ये मिनिमम टेम्परेचर है, फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है ये मिनिमम है। अब इसमें क्लियरली आपको जो फ्लेयर बाहर की तरफ निकल रहे हैं आप देखेंगे इसको, सोलर विंड। ये है आपका कोरोना। कोरोना एक्चुअली विजिबल कब होता है? जब आप सूर्य ग्रहण की स्थिति में आप देखेंगे, जब आप सूर्य ग्रहण देखने के लिए एक चश्मा आता है या निगेटिव की जो फिल्म होती है उसको आप डबल करके देखते हैं, तो उससे भी आपका वो बाहरी जो लेयर जो दिखता है उसे ही कोरोना बोलते हैं। यहाँ आप देखिए सन स्पॉट है, सन स्पॉट है उसका, सन के ऊपर जो जहाँ पे जो पदार्थ प्रकाशमान नहीं है तो वो स्पॉट की तरह वो दिखते हैं, जिसे ही सन स्पॉट बोलते हैं। तो इस तरह से ये सन का जो पूरा पिक्चर है आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। और फिर से सोलर सिस्टम के ऊपर चलते हैं। अब सोलर सिस्टम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला कि आप सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो इस पिक्चर में आपको क्लियर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये जो है वास्तविक स्थिति में दिखाया गया है। अब पढ़ने की स्थिति में ये देखिए, इसको दूसरे पिक्चर को यहाँ पे देखिए, ये पढ़ने के हिसाब से इसे अरेंज कर दिया गया है। तो सूर्य से सबसे सटा हुआ है मरकरी यानी बुध, उसके बाद वीनस यानी शुक्र, उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस और नेपच्यून, उसके बाद बेल्ट्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अब एक चीज़ दिख रहा होगा, इसे याद कैसे रखना है, तो आप लिख लीजिए सारे जो प्लैनेट हैं उनका फर्स्ट इंग्लिश लेटर जो है वो लिख लीजिए, उसी से हम याद रखेंगे और उसी से पूरा सोलर सिस्टम को हम डाइजेस्ट कर जाएंगे और हमारा एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। हमें लिखना है MVEM, MVEM, JSUN। P नहीं लिखेंगे, प्लूटो बाहर हो गया 2006 में। M फॉर मरकरी। अब आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, तो MVEM, JSUN, MVEM, JSUN। पहली बात तो ये हमें यही याद रखना है, MVEM, JSUN। आप इसको लिख लेंगे, 4 से 5 बार आप बोल करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा।
MVEMJSUN, दूरी के हिसाब से। क्लियर। दूसरा प्रश्न पूछता है, पिक्चर को ध्यान से देखिए। पास करना है तो ध्यान से देखिए, नहीं पास करना है तो फिर तो रहने दीजिए आप। एक पूछा जाता है आपसे कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये रहा पिक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टेरॉयड बेल्ट्स। ये है मार्स, मार्स यानी लाल ग्रह रेड कलर में, और दूसरा जुपिटर बृहस्पति, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्लियरली दिख रहा है पिक्चर में एस्टेरॉयड बेल्ट लिखा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह जो है वो सबसे बड़ा है और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। तो पिक्चर से क्लियरली पता चल रहा है सबसे बड़ा है जुपिटर, सबसे छोटा है आपका मरकरी यानी कि बुध। हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, हमें सिर्फ पिक्चर पे फोकस रहना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या हो सकता है। परिक्रमण काल, तो यहाँ समझने वाली बात है कि डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से जो जैसे है, परिक्रमण काल भी तो उनका वैसा होगा नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पास में होगा उसका ऑर्बिट जो है वो छोटा होगा, जैसे जैसे जो दूर होता जाएगा वो ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा। जैसे आपके दारोगा के रेस में आपने देखा होगा कि जो 400 मीटर की जो दूरी बनाई हुई रहती है राउंड दौड़ने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो पास वाले में खड़े होते हैं ताकि हमें 10, 15, 20 मीटर का कुछ भी जो है वो मार्जिन मिल जाए, कम दौड़ना पड़े। जैसे जैसे जो दूर होगा वो दूर होता जाएगा, यानी उसका परिक्रमण काल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही चीज़ से दो प्रश्न का आंसर मिल गया। यानी जो दूरी के हिसाब से है उसी के हिसाब से उनका परिक्रमण काल भी होगा। जो पास है उनका कम होगा, जो सबसे ज़्यादा दूर है उसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होगा। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि आकार के हिसाब से। अब आकार के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है, ये बता दिया मैंने। इसमें जो एक मेन चीज़ है वो है आपका इनका बाइफर्केशन। बाइफर्केशन ये है कि इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में डिवाइड किया गया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ लाइक प्लेनेट और जुपिटर लाइक प्लेनेट। यानी एक अर्थ के जैसे वाले, पृथ्वी के जैसे वाले ग्रह, और दूसरा जुपिटर के जैसे वाले ग्रह। तो अर्थ लाइक प्लेनेट में कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पिक्चर को ध्यान से देखिए। एस्टेरॉयड के अंदर वाले, एस्टेरॉयड बेल्ट जो है उसके अंदर वाले, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, अर्थ लाइक प्लैनेट, और
एस्ट्रॉयड के बाहर वाले बेल्ट को बोलते हैं जुपिटर लाइक प्लैनेट, यानी बाह्य ग्रह। पिक्चर से क्लियर है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब ऐसे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं आपको। भोर का तारा, संध्या का तारा शुक्र को बोलते हैं। ये सब जो है उनके विशेषताओं के हिसाब से नाम दिए गए हैं, वो आप वन लाइनर से पढ़ सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।